हेलो एवरीवन। आज हम सेक्शन 16 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 17 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एक एक सेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम समझेंगे कि क्या होता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 को समझने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ सेक्शन 16, उसका वो क्यों आया। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 13 और 14 में कि ट्रांसफ़र टू एन अनबॉर्न चाइल्ड होता है, और डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक बेनिफिशियरी या ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है ना, क्योंकि सेक्शन 5 को हमें जस्टिफाई करना है। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि ट्रांसफ़र इंटरवाइवोज ही हो सकता है बिटवीन टू लिविंग पर्सनस। तो इसीलिए अनबॉर्न चाइल्ड तो अभी तक लिविंग नहीं है, अभी तक पैदा तो हुआ नहीं है फिर, तो इसीलिए एक लिविंग पर्सन के फेवर में एक बेनिफिशियरी या एक ट्रस्ट टाइप क्रिएट करना पड़ता है। तो वो एक अलग वीडियो में हम डील करेंगे। अभी हम सेक्शन 16 समझते हैं। सेक्शन 16 का कंसेप्ट क्या है? ये बोलता है कि ट्रांसफ़र टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ अ प्रायर इंटरेस्ट। अब इसी को पढ़ के समझ में आ रहा है कि एक प्रायर इंटरेस्ट है, मतलब दो ट्रांसफ़र है। तो अगर हम इसको समझें कि ये ओनर है, ठीक है, इफ़ दिस इज़ द ओनर, और ओनर ने किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, और उसके बाद बोला कि इसके मरने के बाद एक अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी। ठीक है, पर ये जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र की बात कर रहा है ना, वो जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 13 और 14 के कॉन्ट्रावेंशन में है। अब सेक्शन 13 और 14 के कॉन्ट्रावेंशन में क्या है? हमने पढ़ा है कि 13 बोलता है कि सेक्शन 13 बोलता है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और 14 बोलता है कि देखो भाई वेस्टिंग जो है, और सेक्शन 20 भी हमारा बोलता है कि वेस्टिंग इमीडिएट होनी चाहिए, मतलब जैसे ही अनबॉर्न चाइल्ड पैदा हुआ उसी दिन से उसके पास ये अधिकार आ जाएगा प्रॉपर्टी का। बट सेक्शन 14 बोलता है कि भाई 18 साल तक, या जब तक जिसमें जो लिविंग पर्सन है, जब तक उसमें जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है जिसके फेवर में, उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक आप इस वेस्टिंग को पोस्टपोन कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि कोई प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया। प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया मतलब ये ए, और उसके बाद एक सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट क्रिएट किया उसी ट्रांजैक्शन के थ्रू। ठीक है, और ये सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट के बाद बोल रहा है कि एक और ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, लेट्स से मान लो बी को, और ये बोल रहा है कि अगर ये वाला इंटरेस्ट किसी कारण से फेल हो जाता है या समथिंग लाइक दैट, ओके, देन इन सच अ केस ये जो प्रॉपर्टी है वो बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये जो क्या मैं बोल रही हूँ, ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। ये ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने गिफ्ट किया ए को प्रॉपर्टी, है ना, और लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया। लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया मतलब कि ये जब तक जिंदा है तब तक इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, और फिर इसके मरने के बाद इसके अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी चली जाएगी जब वो 25 साल का होगा। ठीक है, तो मतलब द राइट विल बी वेस्टेड इन हिम एट द एज ऑफ 25। अब हमको पता है कि सेक्शन 14 ये बोलता है कि सिर्फ 18 साल तक ही आप पोस्टपोन कर सकते हो वेस्टिंग, है ना, तो ये सेक्शन 14 का वायलेशन है। और बोला है कि अगर मान लो ए जो है, ठीक है, वो इशूलेस मरता है, या मतलब उसका कोई बच्चा होता ही नहीं है, तो ये जो इसके फेलियर के ओकेजन पे, मतलब व्हेन देयर इज नो इशू, द प्रॉपर्टी will go to B. Now this is a prior transfer and this is a subsequent transfer. B is the subsequent transfer. Yes. Now tell me, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि अगर ये वाला जो इंटरेस्ट है, ठीक है, यही अगेंस्ट द लॉ है, क्योंकि 13 और 14 को वायलेट कर रहा है, तो ये जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है वो कैसे वैलिड हो जाएगा, है ना। देखो, ए तक का ट्रांसफ़र एब्सोल्युटली वैलिड है, ये मस्त अपनी लाइफ में एंजॉय करेगा प्रॉपर्टी, जब तक जिंदा एंजॉय करेगा, और इसके मरने के बाद प्रॉपर्टी वापस ओनर को आ जाएगी, रिवर्ट होके आ जाएगी। ए या बी, ए के बच्चे को जो कि पैदा नहीं हुआ तो क्या ही सवाल पड़ता है, बी को नहीं जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो अब हम इसको थोड़ा बैराकी की लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि क्या है ये. It says transfer to take effect on failure of prior interest, where by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, section 13 अपना unborn child की बात करता है और ये perpetuity की बात करता है. An interest created for the benefit of a person or a class of persons, या तो किसी के एक पर्सन के बेनिफिट के लिए किया या तो क्लास ऑफ पर्सन्स के बेनिफिट के लिए किया. यहाँ पे क्या है, मान लो अनबॉर्न चाइल्ड मतलब पर्सन, या फिर मान लो कि ए के जितने बच्चे होंगे, है ना, मतलब मोर देन वन चाइल्ड है तो क्लास ऑफ पर्सन्स, है ना. फेल्स इन रिगार्ड्स टू सच पर्सन और होल ऑफ सच क्लास एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन. अब दिस इंटरेस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट कि दिस इंटरेस्ट फेल्स. अब क्यों फेल्स? बिकॉज इट इज इन कॉन्ट्रोवेंशन टू सेक्शन 13 and 14. ऑल राइट. एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन. अब इस सेम ट्रांजैक्शन में एक और इंटरेस्ट कौन सा क्रिएट किया है? बी का. ओके. एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन एंड इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट आफ्टर और अपॉन फेलियर ऑफ सच प्रायर इंटरेस्ट. मतलब अगर उसने बोला कि अगर ये जो है एक, या तो ये बोल देता कि ये जो बच्चा है AS, उसमें लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया. अब क्या एज पर सेक्शन 13 लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है? नहीं. 13 क्लियरली बोलता है कि जो फुल ये अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र होता है वो फुल एंड फाइनल होना चाहिए. ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसमें आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, है ना. ये नहीं बोल सकते कि अनबॉर्न चाइल्ड जब तक जिएगा तब तक ही एंजॉय कर पाएगा, नहीं. राइट. तो अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया है जो 13 और 14 के अगेंस्ट जाता है, तो उसके बाद का कोई भी इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है सेम ट्रांजैक्शन में वो भी फेल हो जाएगा. तो मतलब इस केस में क्या है सिनेरियो? इस केस में ये जो प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ ए तक ही सीमित है. ए एंजॉय करेगा इस राइट को क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएटेड है, और ये आप सही ट्रांसफ़र, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जब वो मर जाएगा तो प्रॉपर्टी वापस ओनर को आ जाएगी. ओनर भी मर गया तो उसके लीगल एयर्स को चली जाएगी प्रॉपर्टी. ठीक है. बट अनबॉर्न चाइल्ड को नहीं जाएगी क्योंकि उसमें इन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि 25 ईयर्स में ये वेस्टिंग होगी, विच इज़ अगेंस्ट सेक्शन 14. और बोला गया कि अगर मान लो बच्चा नहीं होता है तो उसके फेलियर पे बी को चली जाएगी. अरे भाई, तो बी को चली तो जाती, बट ये जो कंडीशन लगाई है वो खुद ही वॉइड है. All right, so this is section 16. If you have any doubt, you can just post it in the comment section. Otherwise, in our next video we'll discuss what is 13 and 14, और फिर 17 भी डिस्कस करेंगे जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं.